जापान में जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो दोबारा से ये रिकमेंड कर रही है कि कोविड-19 वाला प्रोटोकॉल जो है वो नाफ़िज़ कर दिया जाए। उसमें क्या था? उसमें था कि जी आपने बाहर निकलते हुए मास्क पहनने हैं, अपने हाथों को आपने फ्रीक्वेंटली धोना है, साफ़ करना है, सैनिटाइज़ करना है, वॉश करना है और आपने अपने 3 सीज़ का ख़्याल रखना है। यानी कि क्राउडेड प्लेसेस में आपने नहीं जाना, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो उसको अवॉइड करना है, बंद कमरों में नहीं आपने रहना जहाँ पे वेंटिलेशन ना हो और आपने लोगों से बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में नहीं रहना, आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है और 6 फीट और 2 मीटर्स। तो इस दफ़ा ये प्रोटोकॉल क्यों वो कह रहे हैं लगाया जाए, उसकी वजह कोविड नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक किस्म का फ्लैश ईटिंग बैक्टीरियम है, डिजीज है, जिसको कि स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं। ये होता है एक बैक्टीरिया से जो कि पूरी दुनिया में कॉमनली पाया जाता है। उसको आम ज़बान में स्ट्रेप ए कहा जाता है, द स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस। और हर साल कोई 700 से लेके 1100 केसेस होते हैं अराउंड अमेरिका में, और जापान में ये 1992 में सबसे पहले दरियाफ्त हुआ था और उसके बाद हर साल कोई 100-200 केसेस इसके हो जाते हैं। लेकिन पिछले साल जापान ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए जब उनके 941 केसेस जो हैं वो फेटल फ्लैश ईटिंग डिजीज़ के आए सामने। और इस साल अभी सिर्फ 2 महीनों में ही जनवरी और फरवरी में जो कंफर्म केसेस हैं स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के, वो 378 पे पहुंच चुके हैं। तो हमें इस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ताकि हम इसके खिलाफ एहतियाती तदाबीर को अपना सकें। और अगर किसी को महसूस होता है कि ये है तो उसे फौरी तौर पे तिब्बी मदद दी जाए, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। एक दफ़ा सिम्टम्स डेवलप होने के बाद जो है 36 आवर्स 36 घंटों के अंदर अंदर मरीज की मौत वाक़ई हो सकती है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं और ये कैसे लगता है? ये लगता है वही 3 चीज़ों से, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट आपका किसी ऐसे मरीज से हो जिसे ये बीमारी है, या फिर आपने उस कमरे में जहाँ पे ये लोग हैं वहाँ पे खांसा है, छींका है जिसको ये प्रॉब्लम है, तो उसके ड्रॉपलेट्स जो मुंह और नाक से निकलते हैं वो आप तक पहुँचते हैं, तो ये जरासीम आपके अंदर चले जाते हैं। और इसी तरह से अगर आपको कोई ज़ख्म है हाथों पे, पैरों पे, तो उन ज़ख्मों में ये इन्फेक्शन हो सकती है स्ट्रेप ऑरियस की, और इसकी वजह से वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट से ये आपको आपके अंदर जा सकते हैं। तो आपने करना क्या है? वही एक तो बेसिक हमने बात कर ली कि जी आपने वही दूर रहना है, मास्क पहनने हैं, अपने हाथ बहुत अच्छे से बार-बार वॉश करने हैं, सैनिटाइज़ करने हैं। जिनको ज़ख्म लगे हुए हैं उन्होंने अपने ज़ख्मों को वॉश करके उस पे दवाई लगा के उनको अच्छे से बंद करके बैंडेज में रखना है जब तक कि वो सही ना हो। तो किसको होती है? बच्चों में ये बहुत कॉमन है, स्ट्रेप थ्रोट्स उनको कॉमनली हो जाते हैं, और इसी तरह जो एल्डरली हैं जिनका क़ुव्वत मदाफ़त वैसे ही कम हो चुका है उनमें भी ये काफ़ी हो जाती है। लेकिन पिछले साल जो है वो 30 साल से लेके 50 साल वालों में मैक्सिमम अमवात वाक़ई हुई थी, तो इसलिए कोई भी एज ग्रुप इससे सेफ नहीं है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? नॉर्मली तो ये सिम्टम फ्री होता है, हल्का सा गला ख़राब करता है और खांसी और ज़ुकाम करता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। और कई दफ़ा ऐसे लोग जो हैं वो कैरियर्स बन जाते हैं, और दूसरे लोग जिनकी क़ुव्वत मदाफ़त कम हो वो ये इन्फेक्शन जब खांसते हैं, छींकते हैं, तो वो उनको लगा देते हैं। और कई दफ़ा जो है वो एक हल्का सा आपका ये जो गले की ख़राश हुई, उसके साथ खांसी ज़ुकाम हुआ, और जब ये टॉक्सिसिटी की तरफ आ जाता है और ये फेटल डिजीज़ बनने की तरफ चलता है, तो फिर उसमें आपके पास जब शॉक सिंड्रोम सेट इन हो जाता है तो फिर तेज़ बुखार हो जाता है, जिसमें सर्दी लगती है, आपकी सांस तेज़ हो जाती है और शैलो हो जाती है, और आपकी हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है,
आपको मेंटल कन्फ्यूजन हो जाती है, आपको डिसओरिएंटेशन हो जाती है, आपको सर बिल्कुल जो है वो हल्का-हल्का सा उड़ता हुआ महसूस होता है और अपने आस-पास की आपको खबर नहीं रहती। तो ऐसी अगर सिम्पटम्स किसी को गला ख़राब है और उसके साथ शुरू हो जाएँ तो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाएँ। वहाँ उनके ब्लड टेस्ट लिए जाएँगे, उनका ब्लड कल्चर लिया जाएगा, उनके थ्रोट से स्वैब्स लिए जाएँगे नाक, मुँह से और दूसरे एरिया से, ताकि उसमें से आइसोलेट किया जाए कि ये ऑर्गेनिज़्म है तो क्या इसने ये इन्फेक्शन किया है, वहाँ से ऑर्गेनिज़्म आइसोलेट हो सकता है। और इसी तरह से और टेस्ट्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा, आपका कंप्लीट ब्लड काउंट होगा, आपका रीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम एटसेट्रा, इस तरह के आपको टेस्ट्स करवाने होंगे। फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एंटीबायोटिक्स है और नॉर्मली ये एंटीबायोटिक से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। ऑल द पेनिसिलिन्स एंड एमॉक्सिसिलिन्स जो हैं वो इसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन सेफ़्लोस्पोरिन्स यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा आपका बुखार को ट्रीटमेंट चाहिए होगी, लो ब्लड प्रेशर को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चाहिए होगी, आपको आईवी फ्लूइड्स देने पड़ेंगे ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। और इसी तरह से अगर आपके ज़ख्मों में इन्फेक्शन है तो आपको सर्जिकली जो है वो उन एरिया से जो है वो नेक्रोस टिश्यू जो है वो खाया हुआ टिश्यू जो है और वो इन्फेक्टेड वूंड जो है उसको हटाना पड़ेगा। तो जो लोग ये डिज़ीज़ सर्वाइव कर भी जाते हैं, कई दफ़ा उनके साथ ऐसा होता है कि उनके हाथ पैर लिटरली काटने पड़ते हैं ताकि ये डिज़ीज़ जिस्म में और स्प्रेड ना हो और उनको इस डिसेबिलिटी के साथ सारी ज़िंदगी रहना पड़ता है। तो प्लीज़ अपने सिम्पटम्स को रिकग्नाइज़ कीजिए और हर गला ख़राबी जो है वो लाइट नहीं होती, तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए ताकि अगर ज़रूरत है तो आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाएँ और उनको आप बाकायदगी से लीजिए। तो अपने आप को सेफ रखिए, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कीजिए और बेशक ये अभी जापान में हो रही है, लेकिन अब क्योंकि एयर ट्रैवल इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, तो हमें नहीं पता कि कब ये डिज़ीज़ यहाँ पे भी आ सकती है। तो अपना बहुत ख़्याल रखिए और सेफ रहिए एंड इंशाअल्लाह फिर हम एक और अच्छे से टॉपिक के साथ वापस आएँगे। अस्सलामु अलैकुम।